दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरसी आईजीसी रेगुलेशन 2023 का चैप्टर 5 कमीशनिंग एंड कमर्शियल ऑपरेशन कोड का पार्ट 2। हम इसमें पार्ट 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो भी हमारा आईएसटीएस मतलब इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, उसका जो ट्रायल रन होता है, तो उसको कब सक्सेसफुल बोला जाएगा और उसमें अगर हम उसमें चार्जिंग कर रहे हैं उसकी लाइन्स को, तो उसके लिए हमको किसकी परमिशन चाहिए होती है? नॉमिनल वोल्टेज और लोअर नॉमिनल वोल्टेज क्या होता है? तो आइए देखते हैं। तो जो भी हमारा आईएसटीएस सिस्टम होता है, इसका अगर हमें ट्रायल रन करना है, तो हम उसको उसके नॉमिनल वोल्टेज मतलब जो भी रेटेड वोल्टेज है, उस पे चार्ज करके उसमें 24 आवर तक उसमें पावर और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को हमको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाना होता है। अगर ये बिना किसी इंटरप्ट के या पावर सिग्नल और जो पावर और जो कम्युनिकेशन सिग्नल ये ट्रांसमिट होते हैं, तो उसके ट्रायल रन को सक्सेसफुल माना जा सकता है। साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसमें मीटरिंग की, टेलीमेट्री की और प्रोटेक्शन सिस्टम्स की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। अब इसमें एक केस आता है कि हम इस जो लाइन्स है, इनको लोअर जो भी नॉमिनल वोल्टेज है, उस पे चार्ज करके रख सकते हैं क्या? तो हाँ, जो हमारी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी चोरी को बचाने के लिए, वो चोरी ना हो जाए, इसके लिए हम सीई की परमिशन से उसको लोअर नॉमिनल वोल्टेज पे चार्ज करके रख सकते हैं। जो हमारा जेनेटिक स्टेशन या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम्स होते हैं, तो उनको उनका सीओडी डिक्लेयर करने के लिए किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है, तो और किस तरीके के टेस्ट उनको फॉलो करना पड़ते हैं। तो जो जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो अकॉर्डिंग टू वहाँ का टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और जो कंप्लायंस है, उसके हिसाब से इनको उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ते हैं। हम यहाँ पे टेस्ट की अगर हम बात करें, तो थर्मल और हाइड्रो स्टेशन के लिए बेसिकली उनका जो एमसीआर मैक्सिमम कंटीन्यूअस रेटिंग या फिर जो डी रेटेड कैपेसिटी, मतलब अगर कोई ट्रायल रन फेल होता है, तो उसके बाद जो नई कैपेसिटी डिक्लेयर की गई है, वो वाली कैपेसिटी पे, उस पे इनको ऑपरेट करना पड़ता है 72 आवर्स। तो थर्मल एंड हाइड्रो स्टेशन के लिए तो ये टेस्ट होता है। तो विंड और सोलर के लिए क्या होता है? विंड और सोलर के लिए बेसिकली 2 तरीके के मेजर टेस्ट होते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और रिएक्टिव पावर। अब अगर कोई ग्रिड की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके हिसाब से अपने आउटपुट को एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है विंड या सोलर स्टेशन, ये चेक करने के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टेस्ट, और जो ग्रिड के वोल्टेज है, उसके हिसाब से अपने आउटपुट को वेरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके लिए रिएक्टिव पावर कैपेबिलिटी टेस्ट। ये 2 तरह के टेस्ट इन विंड या सोलर बेस्ड या फिर हाइब्रिड एनर्जी स्टेशंस में किए जाते हैं। एनर्जी स्टोरेज के केस में जो भी उसकी रेटेड कैपेसिटी जो भी स्पेसिफिकेशन दिए रहते हैं, उस पे उनको टेस्ट किया जाता है। हाइब्रिड के केस में जैसे हमने बताया अभी, हाइब्रिड भी बेसिकली विंड या सोलर से मिलके बना होता है। तो अगेन सेम तरह के टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। एचवीडीसी मतलब हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए बेसिकली इसमें मिनिमम लोड ऑपरेशन, ओवरलोड कैपेबिलिटी और जो अदर रिलेवेंट सिस्टम स्पेसिफिक जो इवोल्यूशंस होते हैं, वो इसमें किए जाते हैं। क्या किसी केस में एग्जम्प्ट किया जा सकता है क्या? बिफोर मतलब हम चाहते हैं कि इस पावर जनरेटिंग स्टेशन को या फिर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स को हम एग्जम्प्ट करते हैं, क्या सीआईई ऐसा कर सकता है क्या? हाँ, ऐसा कर सकता है और उसका डायरेक्ट सीओडी भी कर सकता है। बट वो कब कर सकता है? वो किसी स्पेशल केस में कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए अभी पावर क्राइसिस का टाइम चल रहा है, या फिर कोल शॉर्टेज है या फिर वाटर शॉर्टेज या फिर कोई भी फिजिकल ऐसा कंस्ट्रेंट आ चुका है जिसके कारण अभी ट्रायल रन करना फिजिबल नहीं है। तो उस टाइम पे वो जो जनरेटर स्टेशन या फिर जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो एक ऑफलाइन सिमुलेशन स्टडी को सबमिट कर सकता है, जिसके बेसिस पे उसका जो ये टेस्टिंग है, इसको एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। बट यहाँ पे एक कैच ये है कि जो भी इस तरीके के स्टेशंस रहेंगे या फिर जो भी इस तरीके के ट्रांसमिशन सिस्टम्स रहेंगे, उनको विद इन दी 1 ईयर इस तरीके के टेस्ट को मतलब ट्रायल रन को वापस से सक्सेसफुली कंडक्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनका सीओडी को कैंसिल किया जा सकता है। जो भी टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम या जनरेटिंग सिस्टम द्वारा, उसको कौन रिव्यू करता है और कौन लाइसेंस इशू करता है? तो इसको रिव्यू और लाइसेंस इशू करने का काम बेसिकली वहाँ के रिस्पेक्टिव एनएलडीसी और आरएलडीसी का होता है। एनएलडीसी और आरएलडीसी बेसिकली इस तरह की इन चीज़ों इन टेस्ट को डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं, और अगर वो इस चीज़ से सेटिस्फाई होते हैं, तो जो वहाँ का रिस्पेक्टिव आरएलडीसी होता है, वो विद इन द 3 डेज़ एक सक्सेसफुल ट्रायल रन का सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसके बाद वो उसका सीओडी कर सकते हैं। अगर कोई बेनिफिशियरी है, वो किसी जनरेटिंग स्टेशन के ट्रायल रन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, तो फिर क्या होता है? अगर कोई बेनिफिशियरी इस तरीके का ऑब्जेक्शन उठाता है विदिन द 2 डेज़, तो उस टाइम पे जो वहाँ का आरएलडीसी रहेगा, वो विदिन द 5 डेज़ जो रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबसे डिस्कशन करके कंक्लूड करेगा कि या तो वापस से ट्रायल रन किया जाए, या फिर अगर उसकी कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ डिरेट करना है, तो वो, या फिर जो भी कंक्लूजन निकालना है, वो विदिन द 5 डेज़ निकलता है। जो भी हमारे थर्मल या फिर हाइड्रो स्टेशन से या फिर पंप स्टोरेज हाइड्रो स्टेशन रहते हैं, उनका जो सीओडी है वो कैसे होता है? तो बेसिकली उनको उनके मैक्सिमम कंटीन्यूअस रेटिंग पे चलाना पड़ता है, जो भी उनका पावर प्लांट रहता है उसको, और या फिर जो भी उनका नया डीरेटेड कैपेसिटी होता है, अगर वो ट्रायल रन में फेल होते हैं तो।
अगर वो ये सक्सेसफुली कर लेते हैं तो उसके बाद उनका सीओडी कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये अब कमर्शियली ऑपरेशन इनका कर सकते हैं। वहीं अगर हम इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें, तो उनका उनका सीओडी किस तरीके से होता है? तो अगर जिस तरीके से हमने बताया था कि उनका जो भी ट्रायल रन होता है 24 आवर्स तक उनको उनके नॉमिनल या फिर जो रेटेड वोल्टेज है, उस पे पावर को और कम्युनिकेशन सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है विथ ऑल द फैसिलिटीज़ लाइक मीटरिंग, टेलीमेट्री और जो प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ। अगर ये सक्सेसफुली होता है, तो उसका सीओडी हो जाता है। अब यहाँ पे एक नया हमारा पॉइंट ये है कि जो एसोसिएटेड ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसका सीओडी करना है, तो उसका सीओडी तभी हो पाएगा जब उस जो उसका लास्ट एलिमेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट रहेगा, वो भी कमिशनिंग होके रेडी रहेगा। इसका मतलब एसोसिएटेड ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है कि जब भी किसी पावर प्लांट से हमको पावर को लेना है और जो हमारा ग्रिड है उसमें डालना है, मतलब पावर को इवैक्यूएट करके ग्रिड तक ले जाने वाला जो सिस्टम होता है, उसको हम एसोसिएटेड ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली ये किससे मिलके बना होता है? ये ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन और जो नेसेसरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनसे मिलके बना होता है, जो पावर को इवैक्यूएट करते हैं, कहाँ से? जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ से, जो हमारी नेशनल ग्रिड है उससे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसका सीओडी कब होगा? जब इसमें हर इसका जो पार्ट है, इलेक्ट्रिकल पार्ट है, कमिशनिंग होके अवेलेबल रहेगा रेडी, मतलब उसकी पावर को इवैक्यूएट करने के लिए। जो हमारा D+2 यहाँ पे जो डेट है, D+2 डेट, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? अब यहाँ पे जो ये इसका बहुत कमर्शियल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा जो पावर स्टेशन है, उसका जो सीओडी हुआ है, मतलब जो मैंने ट्रायल रन करा है, तो जो मुझे सर्टिफ़िकेट मिला है, मान लीजिए मुझे 1st ऑफ जनवरी को मुझे मिला है। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल में भी लिया है। तो अब मैं D+2 से मैं उसमें मैं मेरे प्लांट्स की शेड्यूलिंग हो सकती है और वो फुल्ली इंटीग्रेटेड हो जाएगा ग्रिड से। इसका मतलब ये है कि D+1 सॉरी डी प्लस 0 मतलब 1st जनवरी को मुझे मिला, तो D+0 मतलब 1st ऑफ जन, D+1 मतलब 2nd ऑफ जन, मतलब 2nd ऑफ जन में मुझे कोई शेड्यूलिंग नहीं मिलेगा और मुझे इसका कुछ पैसा भी नहीं मिलेगा। बट से डी प्लस टू मतलब डी मतलब 1 प्लस 2 मतलब 3, मतलब 3rd जनवरी 00 आवर्स, मतलब 3 जनवरी की सुबह, मतलब 00 आवर्स से मेरी शेड्यूलिंग स्टार्ट हो जाएगी और मेरा जो इंटीग्रेशन है वो नेशनल ग्रिड से हो जाएगा। मतलब अगर जो मेरा पेमेंट आना है बीइंग अ जनरेटिंग स्टेशन, वो मेरा 00 आवर्स 3rd ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कमर्शियल सिग्निफिकेंस आता है। तो ये एक ब्रीफ समरी है जो मैंने पहले हमारा जो आईजीएससी कोड था उसके लिए बनाई थी। तो आप इसका स्नैपशॉट लेके इसको आप पढ़ सकते हैं। था मेरा वीडियो आईजीसी रेवोल्यूशन 2023 का चैप्टर 5 के ऊपर, जो कि था कमिश्निंग एंड कमर्शियल ऑपरेशन कोड के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।